मैं विशाल मोरवाला आपका स्वागत करता हूं एबीसी कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी सामान्य परिचय का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पूंजी पर ब्याज। ये टॉपिक भी हर चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा और इसके बिना जो है मैं समझता हूं कि लगभग कोई अच्छा क्वेश्चन तैयार करना मुमकिन नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। पूंजी पर ब्याज, देखो पूंजी पर ब्याज होता है क्या है। साझेदारों की पूंजी मतलब जो वो कैपिटल लगाते हैं वो वाली बात कर रहे हैं, पर जो ब्याज साझेदारों को दिया जाता है उसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। जैसे बैंक आपको ब्याज देती है उसी तरीके से साझेदारों की पूंजी पर भी फर्म आपको ब्याज देती है, वो कहलाता है पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख में स्पष्टतः उल्लेख होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अगर संलेख में लिखा है तो पूंजी पर ब्याज मिलेगा, और अगर संलेख नहीं बनाया है या नहीं लिखा है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज समय के आधार पर प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर ही लगाया जाता है, ना कि अंतिम पूंजी पर। अगर अंतिम पूंजी दे रखी है आपको क्वेश्चन में तो आप उससे प्रारंभिक पूंजी निकाल लेंगे, और ये कैसे निकालते हैं अभी हम इसको आगे देखेंगे। मगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा ब्याज किस पर लगाएंगे, प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल पर ही ब्याज को गणना की जाएगी। यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है तो उस पर उसकी समय अवधि के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी। अगर साल के दौरान, जैसे हमारा वर्ष चालू हो रहा है अप्रैल में और किसी व्यक्ति ने जो है जून में जाके पैसा लगाया, 5,000 की राशि लगाई है, तो आपको कब से, जून से लेकर दिसंबर तक का ब्याज दिया जाएगा। जून से पहले का ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपकी राशि जून में आके लगी है, जून के अंत में लगी है, तो इसीलिए सॉरी जून के प्रारंभ में लगी है, तो जून से दिसंबर तक का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि अंतिम पूंजी दी गई हो, अभी जैसा मैंने आगे क्वेश्चन बोला प्रारंभिक पूंजी पर गणना की जाती है, तो अगर आपको क्वेश्चन में अंतिम पूंजी दे दे, क्लोजिंग कैपिटल दे दे, तो प्रारंभिक पूंजी की गणना किस प्रकार करते हैं तो देखते हैं। देखिए अंतिम पूंजी दे रखी है तो उसमें जोड़ेंगे आहरण, माइनस करेंगे अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल, और लेस करेंगे चालू वर्ष का लाभ जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है, और इससे आ जाएगी हमारे प्रारंभिक पूंजी। ये बिल्कुल वैसे एकदम उल्टा है। जैसे आप ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते हैं तो ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते हैं तो आप लेस करते हैं उसमें आहरण, जोड़ते हैं अतिरिक्त पूंजी और जोड़ते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट। मगर यहाँ पर आप उल्टे जा चल रहे हैं तो आपको काम भी उल्टा करना पड़ेगा। तो कैपिटल जो दे रखी है आपको क्लोजिंग वाली, उसमें से आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल और लेस करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट, तो आपकी आ जाएगी प्रारंभिक पूंजी। अब ये जो पूंजी आई है इसी पर आपको गणना करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, पूंजी पर ब्याज बराबर पूंजी की राशि इंटू दर इंटू अवधि बटे 100 इंटू 12। ये जो फॉर्मूला है ये अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी यही था, बस यहाँ पर आहरण की राशि थी, यहाँ पर पूंजी की राशि है। तो पूंजी की राशि आपको क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी निकालनी पड़ सकती है, और दर आपको क्वेश्चन में देगा, अवधि भी आपको निकालनी पड़ेगी, तो बटे 100 इंटू 12 आपको बिना कहे लगाना ही होगा। अगर यदि साझेदारों द्वारा वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है, मतलब बीच में वर्ष के दौरान साल चल रहा है और उसमें बीच में अतिरिक्त पूंजी लगाई है या पूंजी निकाली है, दोनों काम हो सकते हैं, लगा भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं, तो पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि से की जा सकती है। आपके पास ऑप्शन है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, कल अपन ने जो पिछला वीडियो था उसमें देख लिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल प्रोडक्ट में कुछ अंतर होता नहीं है। इंटू रेट बटे 100 इंटू 12 कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेम करते हैं, गुणनफलों का योग निकालना दोनों का एक जैसा ही होता है। इंटू दर बटे 100 इंटू 12। नोट, यदि पूंजी स्थिर है तो ब्याज की गणना स्थिर पूंजी पर की जाएगी। अब ये स्थिर पूंजी क्या होता है,
देखिए, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी का एक अलग सा टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पर समझा दिया जाए कि स्थिर पूंजी मतलब साल में जो पूंजी परिवर्तित नहीं होती है वो स्थिर पूंजी कहलाती है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी वो होती है जब साल में पूंजी को निकाला जाए और अतिरिक्त पूंजी लाई जाए, ये परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें किस प्रकार के खाते बनते हैं, कितने खाते बनते हैं और क्या क्या इसमें प्रावधान होते हैं, ये सब हम अलग जो वीडियो बनेगा उसमें सीखेंगे। अब देखें, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो उसमें संबंधित प्रावधान क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, स्थिति उत्पन्न होती है उस किस स्थिति में आपको क्या प्रावधान करना है, देखते हैं। जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख ही ना हो, तो आपको खुद को पता होना चाहिए जब साझेदारी संलेख में उसने कुछ बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाए, या फिर साझेदारी संलेख रखते ही नहीं है, तो फिर आप क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? कोई फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी? नहीं देगी, क्योंकि बोला ही नहीं है। तो क्यों जो फर्म है अपना ज़बरदस्ती हानि करेगी? तो इसीलिए ऐसी दशा में पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। दूसरा क्या होता है, जब साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है, उसमें लिखा है कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किंतु यह स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि पूंजी पर ब्याज जो दिया जाएगा वो लाभों में दिया जाएगा या फिर लाभों का नियोजन माना जाएगा। अब आपको पता है कि जो पूंजी पर ब्याज होता है वो फर्म के लिए हानि होती है, खर्चा होता है। तो अब खर्चे को कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा कि जो ब्याज आप दे रहे हो पूंजी पर, जो हानि हो रही है फर्म को, वो लाभों में से ली जाए या लाभों का नियोजन माना जाए। तो ऐसा अगर स्पष्ट नहीं हो तो फिर 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती है, ध्यान से देखेंगे। पहली स्थिति है, इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म में लाभ हो। ठीक है, जब लाभ होंगे तभी दिया जाएगा। हाँ, इसका मतलब हानि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। देखिए, लिख दिया मैंने, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको बिजनेस में हानि हो गई है, तो आप हानि की दशा में ब्याज दो अगर देते हो तो और अपनी हानि बढ़ाते हो, तो इसलिए हानि की दशा में आप ब्याज नहीं देंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। दूसरा क्या होता है, यदि फर्म के लाभ, ब्रैकेट में लिखा है ब्याज देने से पूर्व, है ना, यदि फर्म के लाभ ब्याज के बराबर हैं अथवा ब्याज से अधिक हैं तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। यदि फर्म के लाभ, मान लीजिए फर्म के लाभ हैं आपके 40,000 रुपये और ब्याज भी आपका 40,000 रुपये है अथवा ब्याज से अधिक है, तो या फिर आपके लाभ 50,000 है और आपका ब्याज 40,000 है, तो आप पूरा ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ भी 50,000 हैं और आपके ब्याज कितना है, केवल 40,000 है, तो आप पूरा ब्याज दे सकते हैं। तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा, फिर भी आपके पास 10,000 रुपये बच जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या होता है, यदि फर्म का लाभ, जो फर्म का लाभ है ब्याज से कम हो, मान लीजिए आपके फर्म के लाभ हैं 20,000 रुपये और आपके ब्याज हैं आप 25,000 रुपये, तो आप ब्याज कहाँ से देंगे? इतना ब्याज नहीं दे सकते ना। तो आप क्या करेंगे, इस दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट लिया जाएगा। तो जितना भी आपके पूंजी पर ब्याज बनता है उसके अनुपात में बांट लिया जाएगा। ठीक है, इसका सबका एक एक क्वेश्चन अपन देखेंगे। जबकि साझेदारी संलेख में तीसरी स्थिति आती है, जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो। अब उसने थर्ड सिचुएशन में साफ साफ बोल दिया कि भैया जो पूंजी पर ब्याज लगा रहे हो ना, वो आप लाभों पे प्रभार मानो। जब उसने बोल ही दिया लाभों पे प्रभार मानो, तो फिर कोई सी भी स्थिति हो आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब चाहे लाभ हो या हानि हो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। ठीक है, वह लेखा लाभ हानि खाते में डेबिट में किया जाएगा। अब इसके जो ये 5 प्रावधान हमने पढ़े हैं, इनका एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है। ठीक है, बताते हैं, देखते हैं। देखिए, लिखा है, आपकी ये पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक चलती है 12वीं की, उसमें से ये लिया गया है उदाहरण, उसका है थर्ड उदाहरण है। तो देखते हैं, एक्स और वाई साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2, मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तथा पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 1 लाख लगाते हैं। तो एक्स की पूंजी है 2 लाख और वाई की पूंजी है 1 लाख।
निम्न दशाओं में लाभ का विभाजन दिखाइए। पहली परिस्थिति आती है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तथा वर्ष के लाभ 60,000 हैं। भाई 60,000 लाभ तो हमारे को 60,000 हो गए, परंतु उसने क्या लिख दिया कि हमने प्रावधान ही नहीं किया पूंजी पर ब्याज के लिए। तो आपको पता है, हमने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर फर्स्ट पॉइंट में स्थिति और प्रावधान में क्या लिखा है कि जब आप पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई उल्लेख ना हो या कोई प्रावधान ना हो तो आप उस पर कोई ब्याज नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसमें कोई भी लाभ, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो फिर 60,000 का क्या करेंगे, 60,000 को सीधे सीधे 3:2 में आप एक्स और वाई को बांट देंगे। देखिए आपने लिखा बाय पेंडल अकाउंट, आपको पता है बाय में लिखा जाता है प्रॉफिट को। अपन ने पहले ही पेंडल एप्रोप्रिएशन का एक वीडियो है उसमें देख चुके हैं कि पेंडल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है पेंडल अकाउंट से वो क्रेडिट में लिखा जाता है और नेट लॉस डेबिट में लिखा जाता है। तो 60,000 रुपये आ गया है, 60,000 को आपने 3:2 में बांट दिया तो एक्स को मिले 36,000 और वाई को मिले 24,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, अच्छा जब संलेख में कोई प्रावधान ही ना हो तो ब्याज देंगे ही नहीं, केवल 60,000 के लाभों को 3:2 में बांट देंगे। दूसरा पॉइंट आता है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए, ये क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है, ये देखिए लिखा है यहाँ पर दूसरा, ऐसे अलग अलग करके लिखे हुए हैं मैंने। यदि तो पढ़ते हैं दूसरा, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है तथा वर्ष की हानि 60,000 रुपये है, तो 10% का प्रावधान तो कर दिया और वर्ष की हानि कितनी हो गई, 60,000 रुपये। तो आप सोचें हानि हो गई, तो आप पहले देखें वर्ष की हानि, मैंने बोला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लॉस किधर लिखते हैं, टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट तरफ लिखते हैं 60,000 के नाम से, और आपको हानि हो गई तो इसका प्रावधान अपन ने पढ़ा था, एक और बार देख लीजिए क्या था कि जब उसने अभी इसमें क्वेश्चन में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा ना इस क्वेश्चन में कि ये लाभों पर प्रभार है या नियोजन में मिला लिखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा सेकंड पॉइंट के साथ में। तो ये असमंजस की स्थिति है, इसमें डाउट है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप देखें इधर स्थिति का सेकंड और प्रावधान का फर्स्ट, हानि हो रही थी अपन को वहाँ पर, तो हानि में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो आप देखें ये आपने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है, केवल डायरेक्ट इस लॉस को बांट दिया, ये 36,000 और 24,000 का लॉस ये पार्टनर एक्स और वाई वहन करेंगे। ठीक है, पूंजी पर लिख दिया नोट में, पूंजी पर ब्याज लाभों में से ही दिया जाता है, हानि होने के कारण पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रति वर्ष का प्रावधान है तथा 60,000 के लाभ हो रहे हैं, हम देखो लाभ 60,000 के हो गए, तो अब यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। हमारे एक्स ने लगाई थी पूंजी 2 लाख और वाई ने लगाई थी 1 लाख, तो 2 लाख का 10%, एक्स को मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, वाई को मिल गया 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पहले अपन एक बार वो प्रावधान और वाली लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि फर्म के लाभ ब्याज के बराबर हैं, फर्म के लाभ ब्याज के बराबर हैं अथवा अधिक हैं, तो फर्म के लाभ है हमारे 60,000 रुपये और ब्याज कितना है, केवल 30,000 रुपये, तो आप पूरा ब्याज देंगे और बची हुई अमाउंट को, अभी भी बच गए ना हमारे पास में अमाउंट, अभी भी इसमें से 60,000 में से देखिए वर्ष में लाभ में 60,000 हैं तथा पूंजी पर ब्याज 10% की दर से आपने ब्याज दे दिया 20,000 और 10,000 30,000, तो 60,000 के लाभों में से माइनस कर 30,000, तो 30,000 के लाभ अभी भी शेष हैं। तो इन 30,000 के लाभों को साझेदारों में 3:2 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है ना क्वेश्चन में, उसमें बांट देंगे। तो 30,000 का 3/5 18,000 और 30,000 का 2/5 12,000 रुपये आपने इनको बांट दिया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, आगे आता है चौथा पॉइंट, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है और लाभ है हमारे 18,000 रुपये, तो अभी आपने देखा जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था तो कितना निकला था टोटल, 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000, तो 30,000 था। अब ध्यान दें, हाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है 30,000 मगर वर्ष के लाभ है केवल 18,000, तो लाभ तो कम है और हमारा ब्याज जो है ज़्यादा है। तो इसी स्थिति में क्या लिखा था वहाँ पर देख लो एक बार, थर्ड पॉइंट देखें, स्थिति का सेकंड में प्रावधान थर्ड,
यदि फर्म का लाभ ब्याज से कम है, फर्म का लाभ है हमारा 18,000 रुपये और ब्याज से कम है, ब्याज हमारा 30,000 है, कम है, इस दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट लिया जाएगा। जो भी इनका ब्याज का अनुपात होता है ना, कितना अनुपात है ब्याज का, अभी दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताई गई है। देखिए हमारे ब्याज हमारा कितना निकला था, यहाँ पे देखिए 18,000 रुपये ही आप दे सकते हैं, 18,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट 18,000 का है। आपने 18,000 रुपये बांट दिया। अब ये 2 और 1 कैसे आया, आपने देखा अभी पूंजी पर ब्याज कितना था हमारा, 20,000 और 10,000, तो पूंजी पर ब्याज का अनुपात कितना निकला, 2:1। ठीक है, ये पूंजी का अनुपात नहीं है, ये पूंजी पर ब्याज का अनुपात है। तो यहाँ पर कितना आया, 2:1 के भाई उनको जैसा पूंजी का अनुपात मिलता था उसी रेशो में, सॉरी पूंजी का ब्याज मिलता था उसी अनुपात में आपने पूंजी का ब्याज का अनुपात निकाल दिया, 2:1, और इसको आपने बांट दिया तो 12,000 और 6,000 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। बाकी के जो पैसा बचा वो नहीं मिला है अभी। ठीक है, तो 5th पॉइंट आता है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रति वर्ष का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 18,000 रुपये हैं। अब 18,000 रुपये हैं, मगर एक लाइन और जोड़ दिया इसने, पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाए केवल 5वीं दशा में। जो 5वीं दशा अपन पढ़ रहे हैं उसमें ही केवल इसने कहा है कि जो ये लाभ पूंजी पर ब्याज आप लगा रहे हो उसको लाभों पर प्रभार मानो। लाभों पर प्रभार से मतलब होता है कि लाभों में से ही इसका माइनस करो या लाभों में से ही इनको वहन करो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या प्रावधान था, क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं एक बार। देखिए नीचे नीचे 3rd स्थिति, जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, बिल्कुल है, 5वें पॉइंट में उल्लेख किया गया है। तो इस स्थिति में फर्म को चाहे लाभ हो अथवा हानि आपको ब्याज देना ही देना है किसी भी हालत में, और लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट में करना होगा। चलिए देखते हैं, अब कैसी भी स्थिति हो हमको ब्याज देना ही है, चाहे लाभ हो या हानि हो, तो ठीक है भाई दे देंगे। तो देखते हैं, देखिए आपने प्रॉफिट लिखा 18,000 रुपये, 18,000 में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देने के लिए बोला है उसने, तो हमने पूरा दे दिया। एक्स का 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और वाई का 10,000 का है, क्योंकि 2 लाख का 10% और 1 लाख का 10%, 30,000 दे दिया। अब आप सोचिए कि 18,000 रुपये आपके लाभ हैं और आपने 30,000 का खर्चा कर दिया, तो आपको तो 12,000 का नुकसान हो गया ना। तो उस 12,000 के नुकसान को कौन वहन करेगा, और एक्स और वाई। तो एक्स और वाई ने यहाँ पे बाय साइड में देखिए, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को 12,000 और इंटू 3/5 और वाई 12,000 इंटू 2/5, 7200 और 4,800। अब ये रेशो कहाँ से आया, 3 और 2, ये आप ध्यान देंगे। देखिए ब्याज के लाभों पर प्रभार है, अतः लाभ हो या हानि पूरा ब्याज देना होगा। 18,000 के लाभ व 30,000 का ब्याज है, तो 18,000 - 3 ये ब्रैकेट में लिखा होता है, इसका मतलब होता है हानि में है। तो 12,000 की क्या हो गई, हमको हानि हो गई। इस 12,000 को साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3:2। ठीक है, ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है जो है तो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि राम, श्याम और मोहन ने साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 जने हैं, तीनों ने करा। राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए हैं, मतलब पूरे वर्ष 12 महीने की बात कर रहा है ये। श्याम ने प्रारंभ में 50,000 लगाए और 3 माह के अंत में, हम जनवरी से दिसंबर मानते हैं, ठीक है, तो श्याम ने प्रारंभ में लगाए हैं 50,000 लगाए हैं, 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 तक बढ़ाया, 8 माह के अंत में 5,000 निकाल लिए। ठीक है भाई, मोहन ने प्रारंभ में 70,000 लगाए, 4 माह बाद 20,000 निकाल लिए। फर्म का वर्ष भर का लाभ 5,10,000 रुपये है। साझेदारों में वर्ष भर में उनकी पूंजी के आधार पर लाभ का विभाजन कीजिए, और साझेदारों में लाभ का विभाजन के लिए कह रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर हम लाभों को बांटते हैं साझेदारों के। तो आइए देखते हैं, देखिए वापस से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए। तो देखिए यहाँ पर राम के लिखा है 1 लाख पूरे 12 महीने के लिए, तो 1 लाख इंटू 12, 12 लाख रुपए लगे रहे पूरे वर्ष भर के लिए राम के। मगर श्याम जो था इसने 3 3 बार परेशान किया है अपन को। तो देखिए 50,000 लगाए हैं 3 माह के अंत में, 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 तक बढ़ाया। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, देखिए इसको मैं लिख के बताता हूँ। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में तो इसने 50,000 रुपये ही लगा के रखे। तो 3 महीने तक इसने लगाया तो 1.5 लाख रुपए हुए। फिर 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 तक बढ़ाया। तो अब इसने उसी 50,000 को बढ़ाकर कितना कर दिया, 60,000 कर दिया। तो इसको अब 60,000 पर ब्याज लगेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीने का ब्याज 60,000 पर लगाया तो 3 लाख रुपए ये हो गए। ठीक है, अब ये 5 महीने का ही क्यों लगाया मैंने, दिसंबर तक क्यों नहीं लगाया, अप्रैल से क्यों नहीं लगाया, देखिए पढ़िए आगे लिखा है। तो था 8 माह के अंत में, मतलब जो 8वां माह था उसके अंत में 5,000 रुपये निकाल लिए। तो 8वें माह के अंत में निकाल लिए, तो इसका मतलब 9वें माह से इसके पास कितने रुपए रह गए वहाँ पे पूंजी में, केवल 55,000, क्योंकि 60,000 में से 5,000 तो निकाल लेना इसने, तो केवल कितने रह गए, 55,000। तो 8 माह के अंत में, तो मतलब पूरे 8 माह तक तो इसके कितने रहे, 60,000 रुपये। तो अप्रैल चौथा महीना, फिर 5 मई, 6 जून, जुलाई 7 और अगस्त 8। तो इस तरीके से 5 महीने तक कितने रहे, हाँ 60,000 रुपये रहे। तो 3 लाख रुपए वहाँ पर रहे। फिर 8 माह के अंत में इसने 5,000 निकाल लिए, तो मतलब 90 महीने में इसके पास कितने गए, केवल 55,000 रुपये। तो 55,000 गए हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आगे के जो 4 महीने हैं वो उसमें केवल 55,000 रुपये इसके रहे। तो 55,000 इंटू 4, 2,20,000 रुपये। अच्छा, अगर इसमें बाई चांस आपको इधर उधर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर काउंट कर लें। देखिए 3 महीने तो जनवरी, फरवरी, मार्च के रहेंगे और 5 महीने यहाँ रहेंगे और 4 महीने यहाँ पर हैं। तो आप ऐसे टोटल कितने हो जाने चाहिए, 12 महीने हो जाने चाहिए। अगर 11 भी हो रहे हैं या 13 भी हो रहे हैं, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। तो ये से आप टोटल करेंगे तो ये आपके 12 महीने टोटल हो जाने चाहिए, क्योंकि साल भर हो रहा है काम, तो साल भर में 12 महीने हैं। तो शाम के 3 तरीके की पूंजी रही है, 1.5 लाख, 3 लाख और 2,20,000। तो 6,70,000 शाम की पूंजी रही है। इसके बाद में आया हमारे पास में मोहन। तो मोहन ने 70,000 रुपये लगाए हैं, प्रारंभ में 70,000 लगाए और 4 माह बाद 20,000 रुपये निकाल लिए। तो 70,000 रुपये कितने महीने तक रहे, 4 महीने तक। तो 70,000 इंटू 4, 2,80,000 और बाकी 20,000 रुपये निकालते हैं, कितने बच गए अब, 50,000। तो बाकी 8 महीने के लिए कितने रहे, 4 लाख रुपए। तो ऐसे इसकी पूंजी कितनी रही, 6,80,000 रुपये। अब इन तीनों की पूंजी रही, जैसे राम की रही 12 लाख, श्याम की रही 6,70,000 और मोहन की रही 6,80,000 रुपये। तो इनका हमने क्या करा, रेशो बना लिया। रेशो बनाने के लिए आपको पता ही होगा, अब पीछे जितने जीरो हैं उनको हटा दीजिए और जितनी बार कटता जाए उनको काट दीजिए। तो हमारा रेशो आया कैपिटल 120:67:68। अब हमारा कैपिटल रेशो आ गया है। अब हमको बनाना है पेंडल एप्रोप्रिएशन। तो देखिए पेंडल एप्रोप्रिएशन बना दिया, बाएं तरफ आपने लिख दिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसमें दे रखा है 5,10,000 रुपये। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया, तो राम, श्याम और मोहन। तो आपने अभी कैपिटल रेशो निकाला है, उसमें आपने टोटल लगा के 5,10,000 को बांट दिया 120/255, जो आया हमारा 2,40,000। फिर शाम को दिया 5,10,000 इंटू 67/255, 1,34,000। फिर मोहन को दिया 5,10,000 इंटू 68/255, 1,36,000। तो 5,10,000 आपने ऐसे बांट दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके वापस से देखें। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। Thank you very much.